जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का एक और मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले हैं और इस मॉडल पेपर की सीरीज में हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप हमारे ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी कोर्स में इनरोल कराना चाहते हैं तो आप करा सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, इन्फिनिटी कोचिंग सेंटर पार्ट ऑफ जीटी डिफेंस एकेडमी से लगभग 500 से ज़्यादा विद्यार्थियों का सिलेक्शन डिफेंस में हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो स्त्रीलिंग जो आपका राइट आंसर है वो है तृष्णा। ठीक है, अब देखो, एक होता है आपके पास स्त्रीलिंग और एक होता है आपके पास पुल्लिंग। तो कभी भी आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को पता करना है तो आप उसमें विशेषण शब्द जोड़कर देख सकते हैं। यदि विशेषण शब्द जोड़ने से उसमें स्त्रीलिंग का बोध होगा तो स्त्रीलिंग कहलाएगा और पुल्लिंग का बोध होगा तो पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे तृष्णा क्या है, स्त्रीलिंग है। अगर मैं द्विज की बात करूं तो द्विज क्या है, पुल्लिंग। युग अवतार क्या है, ये भी पुल्लिंग है। और शिष्टाचार क्या है, ये भी पुल्लिंग है भाई। ठीक है, यहां तक कहानी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिसूचना के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। अधिसूचना क्या होती है, नोटिफिकेशन। ऑप्शन ए था कि इसमें सरकारी आदेशों और नियमों आदि की घोषणा होती है, तो बिल्कुल सही। अधिसूचना में सरकारी आदेश और नियमों की घोषणा होती है भाई। ऑप्शन बी था, इसका संबंध आम जनता और संबंधित व्यक्तियों से होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो आदेश और सूचना होते हैं उन्हें जनता तक पहुंचानी होती है भाई। अगला ऑप्शन सी था, इसे राजपत्र व समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सरकारी गजट के द्वारा पेश किया जाता है, इसीलिए समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित किया जाता है। और ऑप्शन डी है, प्रथम पुरुष शैली में लिखी जाती है, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। हमेशा याद रखना, अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है, अन्य पुरुष शैली में, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। यदि सभी सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे परिपत्र कहा जाता है। हमेशा याद रखना, कोई सा भी पत्र, जो पत्र एक से अधिक कार्यालय में, मतलब एक से अधिक ऑफिस में भेजा जाए, उसे परिपत्र कहते हैं। और परिपत्र को आप इसे गस्ती पत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसे घुमक्कड़ी पत्र भी कहते हैं भाई। इतनी चीज ठीक है। ग्राम्या किसकी काव्य है, तो ग्राम्या जो है सुमित्रा नंदन पंत की काव्य है। सुमित्रा नंदन पंत की जो है 10 से 11 काव्य है। कोई भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। मैं आपको एक दो बता दूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुंजन किसकी काव्य है, तो तब आप आंसर दोगे सर ये सुमित्रा नंदन पंत की है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ग्रंथि किसकी काव्य है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है। ऐसे इनकी पल्लव हो गई, वीणा हो गई, उत्तरा, स्वर्ण किरण आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाई। ठीक है। और सुमित्रा नंदन की एक फेमस पत्रिका है भाई। सुमित्रा नंदन की एक फेमस पत्रिका है जिसका नाम है रूपाभ। क्या है, रूपाभ। ठीक है, इसको इन्होंने 1938 में लिखा था भाई। अब सुमित्रा नंदन पंत की बात की गई तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 20 मई 1900 में। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कौशानी जिला अल्मोड़ा। ठीक है, कौशानी जिला अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था भाई। ठीक है, मृत्यु हुई थी इनकी 1977 में। 1977 में सुमित्रा नंदन पंत की मृत्यु हो गई थी भाई। चलिए आगे है, सर्पगंधा किसका उपन्यास है, तो सर्पगंधा शैलेश मटियानी जी का उपन्यास है। शैलेश मटियानी जी का जो जन्म हुआ था तो वो 1931 में हुआ था भाई। और शैलेश मटियानी जी की दो फेमस बुक है, एक है कबूतर खाना और दूसरी है बर्फ गिर चुकी है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि अति मलिन वृषभानु कुमारी अधमुख रहित उरदनित चितवत जो गत हारे
थकित जुआरी। इसमें प्रस्तुत पंक्ति में आपको अलंकार चुनना है, तो इसमें उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार चूज करने की आपके पास एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि जिस भी अलंकार में सो, ज्यो, सदृशी, समानाज, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है वो आ जाए तो उसे सीधा उपमा अलंकार कहा जाता है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या आ रहा है, ज्यो आ रहा है, क्या आ रहा है, ज्यो, तो सीधा सीधा क्या हो गया, ये उपमा अलंकार हो गया। उधो का लेना न माधव का देना, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है अपने काम से काम रखना। बेमेल शब्द का चयन कीजिए, तो बेमेल शब्द इसमें क्या है, लहू। लहू का मतलब क्या होता है, ब्लड, जिसे आप बोलते हो हिंदी में रक्त। जबकि अशु, वृष्टि और नदी, इन तीनों का मतलब पानी से होता है, मतलब ये तीनों पानी से रिलेट करते हैं भाई। आगे है, किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, तो देखो एक शब्द सही नहीं है मतलब इसमें कौन सा गलत है भाई। तो जिस स्त्री का कोई संतान नहीं होती उसे बांझ कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर। जो बहुत बोलता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे वाचाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाचाल। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा। जबकि कर्म के अनुसार उसे कहा जाता है यथाक्रम। जो स्मरण रखने योग्य होता है स्मरणीय कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आपके 100 में से कितने मार्क्स आए भाई। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, तो सलभ जो है वो भ्रम का पर्यायवाची नहीं है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सुक्ति में कौन सी संधि है, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सुक्त में दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। ठीक है, तो दीर्घ संधि है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शूधन उक्ति। यदि सभी सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा गया तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे परिपत्र कहा जाता है। हमेशा याद रखना, कोई सा भी पत्र, जो पत्र एक से अधिक कार्यालय में मतलब एक से अधिक ऑफिस में भेजा जाए उसे परिपत्र कहते हैं। और परिपत्र को आप इसे गस्ती पत्र के नाम से भी जाना जाता है और इसे घुमक्कड़ी पत्र भी कहते हैं भाई। इतनी चीज ठीक है। चलिए आगे है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है विवर्त। ठीक है, जबकि चिन्ह है, चिन्ह के नीचे हलंत होना चाहिए था जो नहीं लगा है। अगर मैं अनुग्रहित की बात करूं तो अनुग्रहित में ये वाला रा लगाया जाता है। ठीक है, और वीर हणी नहीं होता, ये होता है वीरहिणी। क्या होता है, वीरहिणी। इसमें ई की मात्रा और आनी थी, तो शुद्ध कौन सा हो गया, विवर्त आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो, इस वाक्य का प्रकार आपको बताना है। तो इसमें आज्ञावाचक है। क्यों है, क्योंकि ये आज्ञा दे रहा है कि पहले पेट भर भोजन करो फिर कोई अन्य काम करो भाई। ठीक है, ये क्या है, आज्ञावाचक है भाई। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, तो तद्भव शब्द होते क्या है, देखो तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं लेकिन उनका अर्थ वर्तमान में पूर्णतः बदल जाता है, मतलब प्रेजेंट में उनका जो अर्थ है वो बिल्कुल अलग होता है, उसे तद्भव कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो निडर है। कौन सा है, निडर। अभिसरण किसका विलोम है, तो अभिसरण अपसरण का विलोम है। किसका, अपसरण का। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बनता है, तो सुंदर जो है सुंदर विश्लेषण संज्ञा से नहीं बनता है। विश्लेषण संज्ञा। मैं तो कुछ किया ही नहीं वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है, तो ये एक निपात है भाई। क्या है, निपात। निम्न शब्दों में कौन सा कलावाचक क्रिया विशेषण है, तो इसमें निरंतर जो है वो कलावाचक क्रिया विशेषण है भाई। अफसोस मैं नहीं जा सका, रेखांकित शब्द का अवयव का प्रकार बताइए। तो अफसोस मना रहा है वो कि मैं वहां नहीं जा सका, तो इसमें क्या है, शोक सूचक। क्या है, सोच सूचक अवयव। क्योंकि हम कहीं जाते तो हम अफसोस मनाते, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमें किसी ने इनवाइट किया और हम नहीं जा सके तो हम शोक मनाते, यार मैं वहां नहीं जा पाया। ठीक है, तो अफसोस क्या है,
इसमें रेखांकित शब्द क्या है? शोक सूचक अवयव है भाई। संस्कृत में विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? तद्भव। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि तद्भव होते क्या हैं? जो संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं लेकिन उनका अर्थ वर्तमान में बिल्कुल अलग होता है। तो संस्कृत से विकृत होकर आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? तद्भव। ठीक है, तो ये थे आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन। अब आगे आ जाते हैं हम उत्तराखंड में। आगे उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन है। उत्तराखंड का सबसे पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा समाचार पत्र उग्र लेखन के लिए जाना जाता है? तो ये है आपका स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्वाधीन प्रजा समाचार पत्र है, ये किसके द्वारा निकाला गया था? तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये विक्टर मोहन जोशी द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? विक्टर मोहन जोशी के द्वारा। और कब निकाला गया था? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये 1930 में निकाला गया था। कब निकाला गया था? 1930। जबकि शक्ति समाचार पत्र आपका 1918 में निकाला गया था। पुरुषार्थ समाचार पत्र आपका 1917 में निकाला गया था। और क्षत्रिय वीर समाचार पत्र आपका 1922 में निकाला गया था भाई। ये डेट याद नहीं होती है, आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि डेट जो सन होते हैं वो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। आगे है निम्नलिखित में से गलत चयन कीजिए। तो जो नैनीताल का क्षेत्रफल है वो 4251 वर्ग मीटर है, बिल्कुल सही। कुमाऊं का प्रवेश द्वार काठगोदाम है, बिल्कुल सही। तितलियों का संग्रहालय भीमताल में है, बिल्कुल सही। तो ये सभी वाक्य बिल्कुल सत्य हैं, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, सभी सही हैं भाई। आगे है राज्य में गौरी गुफा कहाँ स्थित है? देखो आयोग द्वारा कई ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन निकाले जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो। तो मेरे प्यारे साथियों आप याद रखिए, जो गौरी गुफा है, जो आपकी गौरी गुफा है वो बागेश्वर में। कहाँ है? बागेश्वर में। जबकि आपका गौरी कुंड, अगर वो गौरी कुंड की बात करेगा, एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसे आएगा कि गौरी कुंड कहाँ है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर गौरी कुंड रुद्रप्रयाग में। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। तो गौरी कुंड और गौरी गुफा काफी कंफ्यूजिंग करेंगे भाई दोनों। एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर होता है, तो इसीलिए आदमी कभी कभी सही ऑप्शन नहीं टिक कर पाता। आगे है राज्य में अखिल तारिणी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये चंपावत में। कहाँ है? चंपावत में। थल केदार में शिवरात्रि को मेला लगता है, जिसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत 1940 में की गई थी भाई। माता डाट काली मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो इस मंदिर का निर्माण बलभद्र थापा ने कराया था भाई। और जो माता डाट काली मंदिर कहाँ स्थित है? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून में। जो बलभद्र थापा था, इसका युद्ध अंग्रेजों के साथ हुआ था, जिसे खलंगा किले का युद्ध के भी नाम से आप जानते होंगे। कि महर्षि गौतम ने जिस स्थान पर अपनी पत्नी अहिल्या व पुत्री अंजनी के साथ तपस्या की थी, वह चंद्रबनी किस जनपद में स्थित है? तो वो देहरादून में। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता कि चंद्रबनी मंदिर कहाँ है, तो तब आप आंसर दोगे कि चंद्रबनी मंदिर टिहरी में है। कहाँ है? टिहरी में। आगे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि वन संग्रहालय देहरादून की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1914 में। गौ घाट किस जनपद में स्थित है? तो गौ घाट हरिद्वार में स्थित है। जो भी लोग गाय की हत्या कर देते हैं, तो वो अपने पाप धोने के लिए गौ घाट में स्नान करते हैं भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चाय विशेषज्ञ ईसाई वॉम गढ़वाल कब आए थे? तो ये सन 1850 में आए थे। अब चाय की बात की गई, तो चाय से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि चाय की खेती का सुझाव जो है किसने दिया था? तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि चाय की खेती का सुझाव दिया था विशव हीबर ने। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कब दिया था, तो तब आप आंसर दोगे कि 1824 में दिया गया था भाई। अब चाय की बात की गई, तो चाय कमेटी भी बनी। तो चाय कमेटी की शुरुआत होती है
34 में। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि चाय कमेटी की शुरुआत कब होती है तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये 1834 में होती है। और चाय का पहला बागान कहाँ लगा था तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा के लक्ष्मीश्वर में चाय का पहला बागान लगा था। और कब लगा था? 1835 में लगा था भाई। तो चाय से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे कह रहा है हंसुली आभूषण कहाँ पहना जाता है तो ये गले में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? गले में। शिवानी विश्वकर्मा किससे संबंधित है तो शिवानी विश्वकर्मा जो है वो चित्रकार हैं। क्या है? चित्रकार। आगे है प्रसिद्ध कवि कालिदास की रचना मेघदूत का गढ़वाली भाषा में किसने अनुवाद किया। तो आप सभी को पता होगा कि मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास हैं, ठीक है। बट इसका गढ़वाली भाषा में अनुवाद किसने किया है तो तब आप आंसर दोगे कि ये धर्मानंद जमलौकी ने किया है। किसने किया है? धर्मानंद जमलौकी ने। इन्हें हम आचार्य धर्मानंद के नाम से भी जानते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है कि गढ़वाल का राजा जो गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था तो वो था आपका प्रद्युम्न शाह। अब देखो प्रद्युम्न शाह जो खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था उसमें प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हो गई थी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो खुड़बड़ा का युद्ध हुआ था ये कब हुआ था तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये 14 मई 1804 में हुआ था। और खुड़बड़ा कहाँ स्थित है तो खुड़बड़ा देहरादून में स्थित है भाई। ब्रिटिश कुमाऊं एवं ब्रिटिश गढ़वाल में कौन पहला और एकमात्र व्यक्ति था जो संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध की लेजिस्लेटिव असेंबली का सदस्य थे तो वो थे आपके गोविंद बल्लभ पंत जी। आगे है दसोली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक कौन थे तो ये थे आपके चंडी प्रसाद भट्ट। और चंडी प्रसाद भट्ट ने इसकी स्थापना कब की थी तो इसकी स्थापना की थी 1964 में, ठीक है। कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? अब ये फीट में दे रही क्योंकि कई लोगों को मीटर में पता होगी कि कामेट पर्वत की जो ऊंचाई है वो 1556 मीटर है। बट अगर फीट में बात करें तो ये 25,413 फीट है भाई, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये नंदा देवी है। और नंदा देवी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है लगभग 7,817 मीटर भाई। यहां तक कहानी ठीक है। आगे आपके पास कि उत्तराखंड में ग्लेशियरों की मदर टेरेसा किसे कहा जाता है तो ये रूपा देवी को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं सरला बहन की तो सरला बहन को अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक महिला की संज्ञा दी गई है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक महिला की संज्ञा किसे दी गई है तो तब आप आंसर दोगे कि सरला बहन को दी गई है। अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं के कितने जनपद गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं तो कुमाऊं के 2 जनपद जो है गढ़वाल को स्पर्श नहीं करते हैं। वो कौन कौन से? एक तो चंपावत है और एक बागेश्वर। चंपावत और बागेश्वर। देखो अभी इसके बाद हम सीधा उत्तराखंड का मैप डिस्कस करेंगे और मैप में मैं आपको सारे क्वेश्चन डिस्कस करा दूंगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। पूरा उत्तराखंड का मैप लूंगा, जितने भी आपके क्वेश्चन उत्तराखंड मैप से बनते हैं वो सारे मैं अगली सीरीज में डिस्कस करा दूंगा, अगली वीडियो में। आगे है राज्य में दीपावली के अवसर पर गन्ने व नारियल से किस देवी की मूर्ति बनाई जाती है तो ये बनाई जाती है आपकी लक्ष्मी देवी की मूर्ति। किसकी? लक्ष्मी देवी की। कूलागढ़ किस जनपद में स्थित है तो ये देहरादून में स्थित है भाई। और यहाँ पर रेंजर प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है जिसकी स्थापना 1929 में की गई थी भाई। कब की गई थी? 1929 में। आगे है लड़िया कांटा चोटी कहाँ स्थित है तो ये आपकी नैनीताल में। लड़िया कांटा हो गई, हार्डी गाड़ी हो गई, ये चोटी कहाँ स्थित है? दोनों नैनीताल में। आगे है नैनीताल लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद कौन है तो नैनीताल लोक सीट से वर्तमान सांसद है अजय भट्ट जी। जबकि अजय टमटा जो है अल्मोड़ा से हैं, तीरथ सिंह रावत जी पौड़ी से हैं और रमेश पोखरियाल सर हरिद्वार से हैं भाई, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 5 सीटें हैं भाई।
आगे आपके पास राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब लागू की गई थी, तो ये लागू की गई थी 15 अगस्त 1947 में। आगे है दुगल बिट्ठा बुग्याल किस जनपद में स्थित है, तो ये रुद्रप्रयाग में। कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। आगे उत्तराखंड में बांज की कितनी प्रजाति पाई जाती है, तो उत्तराखंड में बांज की 5 प्रजातियां पाई जाती है, जबकि विश्व की बात करेगा तो विश्व में इसकी लगभग 40 प्रजाति पाई जाती है भाई। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन विभाग की स्थापना किस देश की मदद से हुई, तो ये जर्मनी देश की मदद से हुई। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का वन विभाग कब बना, भारत का वन विभाग, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर भारत का जो वन विभाग बना वो 1864 में बना, जिसका नाम क्या पड़ा? इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। IMPERIAL इंपीरियल फॉरेस्ट, FOREST फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, DEPARTMENT। ठीक है, यहां तक कहानी। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड का कुमाऊं का वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, उत्तराखंड में कुमाऊं वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये 1868 में हुई थी। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि उत्तराखंड में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि 1869 में हुई थी, ठीक 1 साल बाद। टिहरी वन विभाग कब बना, तो तब आप आंसर दे रहे होंगे कि जो टिहरी वन विभाग है वो बना था आपका 1885 में। कब बना था? 1885 में। और सबसे पहला बंदोबस्त कब हुआ था, तो सबसे पहला बंदोबस्त हुआ था आपका 1861 में। 1861 में। और पहला बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था, तब आप आंसर दे रहे होंगे कि सर ये रैमजे के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? रैमजे के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में युवा नीति कब आई थी, तो उत्तराखंड में युवा नीति आई थी 5 सितंबर 2011 में। बाल गंगा, धर्म गंगा, दूध गंगा, मेधे गंगा आदि किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये भिलंगना की है। ठीक है, और भिलंगना नदी किसकी सहायक नदी है, तो तब आप आंसर दे रहे होगे कि सर भिलंगना भागीरथी की सहायक नदी है भाई। ठीक है, आगे है 3 टिकटी प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है, तो ये थारू जनजाति से। किससे? थारू जनजाति। इसमें अदला बदली प्रथा भी से कहते हैं भाई। आगे खासिया का खास किस जनजाति को कहा जाता है, तो ये जौनसारी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जौनसारी को। मौला राम की मृत्यु कब हुई थी, तो मौला राम की जो मृत्यु हुई थी वो 1833 में हुई थी। अगर मैं बात करूं मौला राम के जन्म की, तो इनका जन्म जो है 1743 में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो तब आप आंसर दोगे श्रीनगर में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। और जो इनकी माता है, इनकी माता का नाम रामू देवी था। माता का नाम क्या था? रामू देवी। पिता का नाम था इनके मंगत राम। पिता का नाम क्या था? मंगत राम। ये एक चित्रकार थे भाई। ये क्या थे? एक चित्रकार। अगर इनकी गुरु की बात की जाए तो इनकी गुरु का नाम था राम सिंह। क्या था? राम सिंह। ठीक है, चलिए। राज्य का प्रथम कम्युनिटी रिजर्व कहाँ बनाने की घोषणा की गई थी, तो ये पिथौरागढ़ में बनाने की घोषणा की गई थी भाई। आगे है द्रव्य मापन प्रणाली में 2 सेर कितने के बराबर होता है, तो 2 सेर जो है 1 कूड़ी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 कूड़ी के। स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली दलित महिला कौन थी, तो ये थी लक्ष्मी देवी टम्टा। जबकि उत्तराखंड में स्नातक लेने वाली पहली महिला कौन थी? दलित नहीं थी भाई, पहली महिला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्नातक डिग्री लेने वाली उत्तराखंड की पहली महिला कौन थी, तो वो थी लक्ष्मी वैष्णव चंदोला। लक्ष्मी वैष्णव चंदोला जी। दोनों क्वेश्चन समझ आ गए चलिए आगे है हिमाल प्रसंग नामक पत्र किस
जनपद से निकाला जाता है? तो ये आपका पिथौरागढ़ जनपद से निकाला जाता है। कहाँ से निकाला जाता है? पिथौरागढ़। कब से इसकी शुरुआत हुई थी? 2003 से इसकी शुरुआत हुई थी और प्रकाश पांडे द्वारा ये निकाला जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हिमांग पर्सन नामक पत्र किसके द्वारा निकाला गया था, तो प्रकाश पांडे के द्वारा निकाला गया था भाई। ठीक है। सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना सन 1934 में की गई थी भाई। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम जन घनत्व वाला जिला जो है वो है उत्तरकाशी। अगर मैं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? हरिद्वार का। सबसे अधिक की बात करेगा तो सबसे अधिक किसका है? हरिद्वार का। कम की बात करेगा तो कौन? उत्तरकाशी। आइडे स्पीच का युद्ध किन शासकों के बीच लड़ा गया? तो ये सिकंदर और पोरस के मध्य लड़ा गया। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये युद्ध कब लड़ा गया। आगे है कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक आप सभी को पता होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सनी सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। इसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। तो ये थे आपके शेरशाह सूरी। कौन थे? शेरशाह सूरी। और चौसा की लड़ाई कब हुई थी? तो 1539 में ये युद्ध लड़ा गया था भाई। आगे आपके पास कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो ये थे आपके थॉमस स्मिथ। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये 1600 में बनी थी भाई। आगे किस संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया था? तो ये था 74वां संविधान संशोधन, 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो तब आप आंसर दोगे कि सर पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, जिसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था भाई। आगे है महात्मा गांधी को नील उत्पादक किसानों की दुर्दशा को देखने हेतु चंपारण आने का आमंत्रण जो है किसने दिया था? तो ये राजकुमार शुक्ला ने दिया था। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था भाई। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ये प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, तो ये प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 में किया गया। ठीक है। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है। जिसके अध्यक्ष चुने गए थे सचिदानंद सिन्हा। जिसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सचिदानंद सिन्हा। बट ये जो अध्यक्ष थे ये अस्थायी अध्यक्ष थे। तो इसके बाद क्या हुआ? संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और दूसरी बैठक में 11 दिसंबर दूसरी बैठक जो हुई कब हुई? 11 दिसंबर 1946 में। ये कहाँ हुई थी? ये दिल्ली में हुई थी और इसके स्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। चलिए आगे आपके पास कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित होकर हमने लिए हैं? तो ये हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ये आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 के तहत। वो भी कब? पीएम के कहने पर। किसके कहने पर? पीएम के कहने पर। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि किसे भंग किया जा सकता है, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसे आप शॉर्टकट नाबार्ड से भी जानते हो, तो ये स्थापित
कब हुआ था? तो ये 12 जुलाई सन 1982, 12 जुलाई 1982 में ये स्थापित हुआ था भाई। आगे आपके पास कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत उसी समय चुनाव किए गए थे भाई। चैलेया समिति का संबंध किससे है? तो चैलेया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में सुधार से। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो उसे सूर्य की किरणों सीधी पड़ती है तो वो भूमध्य रेखा पर। जब भी दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है किस पर? भूमध्य रेखा पर। इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है। ठीक है। सौर गैस समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो ये आपका पड़ता है अटलांटिक महासागर। कहाँ? अटलांटिक महासागर पे। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी है भाई। ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुड़ी। अंडे के लिए बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जो जन्म स्थली है वो कहाँ है? तो वो लुम्बिनी है। ठीक है। हाल ही में पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया था? ये करंट का क्वेश्चन है। तो भारत ने भूटान के साथ समझौता किया था भाई। हाल ही में भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनकी उम्र थी 91 ईयर, 91 साल के थे। सारे कंप्यूटर में लागू होती है तो उसको क्या कहा जाता है? मशीनी भाषा कहा जाती है, मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? तो ये डिजिटल कंप्यूटर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिजिटल कंप्यूटर। जब इंटरनेट का उपयोग संदेश प्रेषित करने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो यह सुविधा आपकी ईमेल कहलाती है। आगे आपके पास कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 मेगाबाइट में 10,48,576 बाइट्स होते हैं भाई। एलईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो एलईडी का फुल फॉर्म जो आपसे पूछ रहा है वो है लाइट इमिटिंग डायोड। अब आपके पास 10 प्रश्न जो हैं वो रीजनिंग के हैं और सबसे पहला आपका कोडिंग डिकोडिंग का है। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लेसन को LESSON लेसन को किसी कूट भाषा में NGUQML लिखते हैं तो उसी कोड में जो है पजल को क्या लिखेंगे? किसे क्या लिखेंगे? पजल को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग पता होनी चाहिए। L होता है आपके पास 12, E होता है 5, S होता है आपके पास 19, O होता है आपके पास 15 और N होता है आपके पास 14। आप इसे इजोटी से याद कर सकते हो। EJOTY। इजोटी क्या है? 5 ऑफ मल्टीपल है। 5, 10, 15, 20 और 25। ये अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग है। जैसे मैं बोलूँ E के बाद क्या आता है तो आप बोलोगे F, तो अगर E 5 है तो F 6 होगा। J 10 है तो J के बाद K क्या होगा? 11। तो इस तरह से आप इन्हें याद कर सकते हो। अब देखो N का कितना होता है? तो N का होता है 14। O से पहले आता है ना तो MNO, O से पहले आता है N का 14। G होता है आपके पास 7, U होता है आपके पास 21, Q होता है आपके पास 17। प्रिंस 16 साल का, क्वीन 17 साल की। M होता है 13 और लॉयन को देख के बच जाते हैं 12। ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे कि 12 को 14 हम कैसे लिख सकते हैं? तो आप कह रहे होंगे जब मैं 12 में 2 ऐड कर रहा हूँ तब तो 14 आ रहा होगा। ऐसी 5 को 7 कैसे लिख सकता हूँ? +2। 19 को 21 कैसे? +2। तो आप यहाँ कह रहे होंगे कि स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड है इसमें +2 की सीरीज चल रही है। आगे आपने चेक किया कि 19 को 17 लिख रहा है तो 19 को 17 कैसे लिख सकते हैं जब 19 से 2 माइनस करोगे? 15 को 13 कैसे लिख सकते हो जब 2 माइनस करोगे? और 14 को 12 जब 2 माइनस करोगे? तो आप यहाँ से कह रहे होंगे कि स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड है इसमें +2 की सीरीज चल रही है और लास्ट के जो 3 वर्ड है इसमें -2 की सीरीज चल रही है। ठीक है। अगर आपको पैटर्न समझ में आ जाता है तो उसके बाद क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। आपसे पजल पूछा था PU
ZZLE। ठीक है, अगर मैं P की बात करूं तो प्रिंस होता है 16 साल का, U होता है 21, Z 26, लॉयन को देख के 12 बज जाते, E होता है 5। मैंने तो इस तरह से याद किया है। अगर आप भी चाहते हो कि शॉर्ट तरीके से मैं आपको चीज़ें याद दिलाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं कोडिंग डिकोडिंग की एक पूरी क्लास ले लूँगा। तो पजल को देखो, 16 में अगर आप 2 ऐड कर रहे होंगे तो 18, और 18 किसका होता है? 18 होता है आपके पास R, तो R सब जगह है। उसके बाद U, 21 में 2 जोड़ रहे होंगे तो 23 होता है आपके पास W। Z में 2 जोड़ रहे होंगे, जैसे ही आपके पास 26 अल्फ़ाबेट्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद 1 2 की सीरीज स्टार्ट हो जाती है, मतलब अल्फ़ाबेट रिपीट होने लगते हैं। तो अगर आप 26 में 2 ऐड कर रहे होंगे तो 1 और 2 आएगा, तो आपके पास 2 होता है B। अब यहाँ से आपके पास 3 अल्फ़ाबेट में तो प्लस की सीरीज चल गई, +2 की। अब 3 अल्फ़ाबेट्स में -2 की सीरीज चलेगी। 26 में से 2 माइनस करोगे तो 24 होता है W का, सॉरी X का। ठीक है, 12 में से 2 माइनस करो, कितना होगा? 10, और 10 किसका होता है? J। RWBXJ कहीं दिख रहा है? तो ऑप्शन C आपके पास राइट आंसर रहेगा। 5 में से -2 करो तो 3 C आएगा। और शॉर्ट करना है तो आप इसे क्या कीजिए कि स्टार्टिंग और लास्ट को क्या करिए, कंपेयर करिए। और स्टार्टिंग और लास्ट भी नहीं मिलते हैं तो स्टार्टिंग और लास्ट और बीच के नंबर को कंपेयर करके आप देख सकते हैं। आगे आपके पास डायरेक्शन का क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो होती है 4 डायरेक्शन होती है। कितनी होती है? 4 डायरेक्शन। 4 डायरेक्शन को याद करने का तरीका, आप सभी घर में क्या देखते होंगे? न्यूज़ देखते होंगे। क्या देखते होंगे? न्यूज़। तो यहाँ से इसे फिलअप कर दो, NEWS। हिंदी में बात करूँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये 4 डायरेक्शन होते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सीता और राम दोनों एक स्थान से उत्तर की ओर जाते हैं। तो उत्तर कहाँ हुआ? उत्तर कहाँ हुआ? ऊपर की ओर। तो ये राम और सीता दोनों उत्तर की ओर गए और सीता 10 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़ जाती है। मतलब राम और सीता 10 किलोमीटर चलती है और सीता जो है बाएं मुड़ जाती है। ठीक है, राम भी उतनी दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। मतलब सीता मुड़ रही है इस तरफ बाएं, इधर कौन मुड़ रहा है? सीता। और दाएं कौन मुड़ रहा है? राम। दाएं कौन मुड़ रहा है? राम। ठीक है, चलिए। सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर दूरी चलती है। मतलब सीता कुछ देर इंतजार करती है और कितने किलोमीटर चलती है? तो ये दूरी है 5 किलोमीटर। जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। तो राम कितना चल रहा है? 3 किलोमीटर। ठीक है, तब वे दोनों अपनी संबंधित दक्षिण की ओर लौट जाते हैं। मतलब वो दक्षिण की ओर लौट रहे हैं, तो दक्षिण किधर होता है? नीचे की तरफ होता है, तो वो दक्षिण की ओर लौटे, दक्षिण की ओर। और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। कितना चलते हैं? 15 किलोमीटर। तो 15 किलोमीटर 10 से बड़ा होना चाहिए, तो ये चले 15। दोनों चल रहे कितने? 15। अब वो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सीता राम से कितनी दूर है। आप मुझे बताओ कि ये डिस्टेंस 5 है तो ये डिस्टेंस भी 5 होगी। ये डिस्टेंस 3 है तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 3। तो टोटल कितने हो गए? 5 और 3 8। ऑप्शन डी आपके पास क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। आगे आपके पास सिंपल सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है कि सुनील का एक पुत्र करण। ठीक है, तो सुनील का एक पुत्र कौन है? करण। मैं बना लेता हूं, सुनील का पुत्र करण। ठीक है, आगे कह रहे तथा बहन संगीता। सुनील की बहन संगीता। यहां पे या तो सिस्टर लिख दो। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस। आगे कह रहा है जो कि जगदीश तथा विजय की माता है। संगीता जो है जगदीश और किसकी माता है? विजय की। विजय की माता है। हरनीश जगदीश के मामा है। अब हरनीश जो है जगदीश के मामा है, तो जगदीश की मम्मी और मम्मी के भाई कौन? हरनीश। अब आप मुझे बताओ, हरनीश और सुनील क्या है? भाई भाई हैं, और इनकी एक बहन है कौन? संगीता। ठीक है, अब कह रहा है कि करण किस प्रकार संबंधित है? किससे? हरनीश से। हरनीश करण से किस प्रकार संबंधित है? तो ये करण के पिताजी हो गए और इनके पिताजी के ये भाई हो गए।
तो भाई या तो चाचा हो सकते हैं या ताऊ हो सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे चाचा है ऑप्शन में, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, चाचा। आगे आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने KGN है जिनके मध्य G और दोनों ओर आसन्न अक्षर K और N है। मतलब बीच में G होना चाहिए और आगे पीछे K और N होना चाहिए। सबसे पहले तो आप G को ढूंढो, एक G यहाँ पे, 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 एक G ये रहा, बस। अब देखना है कि KN किसके आगे पीछे लगा है। तो K तो आगे है पर N नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देखो K तो है बट N नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। K तो है और N भी है, पहला अक्षर हमें मिल गया K, G बीच में है और आगे पीछे कौन है, K और N। G है, K है, N नहीं है। बट दूसरा भी हमें मिल गया, G बीच में है, K भी है, N भी है। तो ऐसे कितने अक्षर हैं श्रृंखला में, ऐसे कितने हैं, तो 2 आपके पास राइट आंसर रहेगा। इसमें X और K है, N नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 3:15 में दिखाई देता है, उस सही समय क्या होगा। देखो कभी भी दर्पण प्रतिबिंब आपको निकालना हो, क्या निकालना हो, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, यह सही समय निकालने के लिए। सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला होता है 11:60। 11:60 से दिए गए समय को घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब 3:15 आपको दिया है, तो 11:60 में से आप माइनस कर रहे होंगे 3:15। तो 11 में से 3 गया 8 और 60 में से 15 गया 45। 8:45 आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई।